Hey everyone, welcome to this channel. My name is Sakshi and today I am going to discuss about the BNS और ये BNS का हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम दो लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हमने सेक्शन 2 तक उसकी डेफिनेशन सबसेक्शन 28 व ABCD तक हमने सी तक हमने डिस्कस कर लिया था। ये जो सेक्शन 2 का सब सेक्शन 28 है, पब्लिक सर्वेंट की बात करते हैं, लोक सेवक। तो हमने इसमें से इसके 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम आगे का इसके क्लॉज देख लेते हैं। नेक्स्ट है डी एवरी असेसर और मेंबर ऑफ अ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट और पब्लिक सर्वेंट किसी न्यायालय का किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला प्रत्येक असेसर या पंचायत का सदस्य। यहाँ पर असेसर मतलब जो हेल्प करता है, आंकलन करना, मतलब किसी चीज़ का, चीज़ों को जो एक्सपर्ट होता है आंकलन करने में, उसको असेसर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये भी पब्लिक सर्वेंट में काउंट होगा। ओके, आप यहाँ पर ये 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा, असेसर और मेंबर ऑफ अ पंचायत असिस्टिंग इन द कोर्ट और पब्लिक सर्वेंट। आप इतना इसको नोट कर लीजिएगा, की पॉइंट। नेक्स्ट हमारा है क्लॉज ई है एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू whom any cause or matter has been referred for decision or report by any court or by any other competent public authority। इसमें आप आर्बिट्रेटर को अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे प्रत्येक आर्बिट्रेटर की बात हो रही है कि वो पब्लिक सर्वेंट में काउंट होंगे। प्रत्येक माध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा, यानी या तो माध्यस्थ हो सकता है यानी कि आर्बिट्रेटर, या फिर कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय निश्चय या रिपोर्ट करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, ये हो गया एवरी पर्सन whom hold any office by virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement। तो यहाँ पे जेल अथॉरिटी की बात कर रहा है कि एवरी पर्सन होम होल्ड एनी ऑफिस, कोई भी ऐसा पर्सन जो ऐसा ऑफिस होल्ड करता है बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज़ एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन, जो कि एम्पावर किया गया है किसी पर्सन को किसी प्लेस पर रखने या कन्फाइन करने के लिए। तो यहाँ पे जेल अथॉरिटी की बात हो रही है, वो भी पब्लिक सर्वेंट में काउंट होंगे। इसका एफ़ का एक बार हिंदी में हम देख लेते हैं। क्लोज एफ, प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध यानी कन्फाइनमेंट में रखने या रखने के लिए सशक्त है। तो इसमें ये पब्लिक सर्वेंट में काउंट होंगे जेल अथॉरिटी। अपना नेक्स्ट देख लेते हैं, सेक्शन 2 का क्लोज जी देख लेते हैं। एवरी ऑफिसर of the government whose duty it is as such officer to prevent offences, to give information of offences, to bring offenders to justice, or to protect the public health, safety और कन्वेंसेस। तो यहाँ पे हर एक ऑफिसर जो गवर्नमेंट का है, जिसकी ड्यूटी है सच ऑफिसर टू प्रिवेंट, जिसकी ड्यूटी है टू प्रिवेंट ऑफेंस, जिसको प्रिवेंट को ऑफेंस को रोकना और इन्फॉर्मेशन देना ऑफेंस के बारे में, या फिर ब्रिंग ऑफेंडर को लाना जस्टिस के लिए, और टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना, सेफ्टी और कन्वीनियंस। ओके, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं हम, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी। जी था हमारा, हाँ ये
सरकार का प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसा अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की सूचना दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोक स्वास्थ्य सुरक्षा या सुविधा का संरक्षण करे। तो ये सिंपली आप देख सकते हैं, हर एक अधिकारी इसमें आएगा सरकार का, जिसकी ड्यूटी है अपराध को रोकना, अपराधियों को पकड़ना और इन्फॉर्मेशन देना अपराध के बारे में, और अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करना, लोक स्वास्थ्य के लिए और लोक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा की संरक्षण करें। ओके, तो यहाँ पे आप की पॉइंट रख सकते हो, जैसे कि ऑफेंस हो गया, और टू प्रिवेंट द ऑफेंस हो गया, टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस हो गया, या फिर टू ब्रिंग ऑफेंडर्स हो गया। ये सब चीज़ें आप की पॉइंट में रख सकते हो पब्लिक हेल्थ को लेके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा एच, एवरी ऑफिसर whose duty it is as such officer to take, receive, keep or expand any property on behalf of the government, or to make any survey, assessment or contract on behalf of the government, or to execute any revenue process, or to investigate or to report on any matter affecting the pecuniary interest of the government, or to make authentic keep any document relating to the pecuniary interest मतलब जो मनी से रिलेटेड उनके फ़ायदे हैं, इंटरेस्ट है गवर्नमेंट की, ऑफ द गवर्नमेंट, और टू प्रिवेंट द infraction of any law for the protection of the pecuniary interest of the government. Let's read in Hindi. प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसा अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे, व्यय करे, सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण निर्धारण या संविदा करे, किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे, या सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे, या सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणीकृत करे या रखे, या सरकार के धन संबंधी हितों के संरक्षण के लिए किसी अवधि की व्यतिक्रम को रोके। तो यहाँ पे आप जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी बात हो रही है। गवर्नमेंट से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी की देख रेख करना, उनका रख रखाव करना, या फिर राजस्व से संबंधित आदेशिका का निष्पादन करना, ये सब चीज़ें मतलब इसके अंडर में आती है। जो व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो इसमें कवर होगा, वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आएगा। तो आप इसका की पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट के बिहाफ पे प्रॉपर्टी को रखता है या उसको रिसीव करता है, एक्सपेंड करता है, और सर्वे करता है, असेसमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। यहाँ पे एक तो कॉन्ट्रैक्ट बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, और ये रिसीव, कैप्ट और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। इन्वेस्टिगेट टू द रिपोर्ट एनी मैटर, ये भी आप देख सकते हो। जैसे इम्पोर्टेंट तो सभी है, आप मोटा मोटा देख लीजिएगा। इसमें सिंपली आप लिख सकते हो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अंदर आता है, और कुछ एग्जांपल दे के आप इसको लिख सकते हो। इसका नेक्स्ट हम देख लेते हैं आई, क्लोज आई, एवरी ऑफिसर whose duty it is as such officer to take, receive, keep or expend any property, to make any survey or assessment, or to levy any rate or tax। यहाँ पर टैक्स को आप हाईलाइट कर लीजिएगा। फॉर एनी सेक्युलर कॉमन
purpose of any village, town, district, or make, authenticate, or keep any document for the ascertaining of the rights of the people of any village, town or district. ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी पंथ पर निरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करे, या कोई रेट या कर उद्ग्रहित करे, या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों का अभिनिश्चय करने के लिए कोई दस्तावेज बनाए, अधिक प्रमाणित करे। यहाँ पे जो टैक्स से संबंधित लोग आ जाते हैं, जो टैक्स वसूलते हैं। यहाँ पे आप जो लोकपाल हैं, लेखपाल होते हैं, जो तहसील में बैठते हैं, तो वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा यहाँ पे ग्राम स्तर पे करते हैं, ग्राम, नगर या जिले के स्तर पे पंथ निरपेक्ष सामान्य प्रयोजन। तो आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। आप इसमें सिंपली ये नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर्स इसमें आ सकते हैं। याद करने के लिए आप इसको लिख लीजिएगा पॉइंटर में बना के। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं जी। एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज़ एम्पावर्ड टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन और revise an electoral roll or to conduct an election or part of an election। प्रत्येक व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या पुनर्निरीक्षण करने के लिए, यह निर्वाचन या निर्वाचन के लिए किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त है। यानी जब इलेक्शन होता है तो उस रोल को जो वो करता है, कंट्रोल करता है, और जो इलेक्शन कंडक्ट कराता है, वो लोग इसमें काउंट हो सकते हैं। तो आप इसको की पॉइंट में रख सकते हो। एवरी पर्सन हु होल्ड्स इलेक्टोरल रोल और इलेक्शन ऑफ अ पार्ट और पार्ट ऑफ एन इलेक्शन, जो कि इलेक्शन का पार्ट है, कंडक्ट कराने वाला जो है। तो कंडक्ट एन इलेक्शन और पार्ट ऑफ एन इलेक्शन, हाँ यहाँ पे वो भी आ सकते हैं जो पार्ट ऑफ इलेक्शन है। तो ये पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आएंगे। यहाँ पे हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्लोज के हमारा देख लेते हैं सेक्शन 2 का। एवरी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रेम्यूनरेटेड बाय फी और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट in the service or pay of a local authority as defined in clause 31 of section 3 of the General Clause Act 1897, 10 of 1897, a corporation established by or under a central or state act or an government company as defined in clause 45 of section 2 of the Companies Act 2013, 18 of 2013। हम इसको एक बार हिंदी में देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो सरकार की सेवा या वेतन में है, यानी जो गवर्नमेंट सरकार की सेवा या वेतन में है, या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में, अगर कोई कमीशन के रूप में पारिश्रमिक आता है तो भी वो पब्लिक सर्वेंट में काउंट होगा। साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 3 के
खंड 31 में यथा परिभाषित किसी स्थानीय प्राधिकारी की किसी केंद्रीय राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम की या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड 45 में यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में है। तो यानी कोई अगर सरकारी कंपनी में भी है, सरकारी कंपनी की सेवा में या वेतन में है, जैसे गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, उसमें भी अगर कोई कार्य कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वो पब्लिक सर्वेंट में काउंट होगा। या फिर केंद्रीय राज्य अधिनियम द्वारा उसके अधीन स्थापित किसी निगम, अगर वो चाहे केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित की गई हो, उस कंपनी निगमित की गई हो उस कंपनी में, और कोई कार्य करता है तो वो पब्लिक सर्वेंट में काउंट होगा। ओके, हम नेक्स्ट इसका देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं हम। एक्सप्लेनेशन कहता है persons falling under any of the description made in this clause are public servants, whether appointed by the government or not. इस खंड में किए गए वर्णों में से किसी के अधीन आने वाले व्यक्ति लोक सेवक हैं, चाहे वे सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या नहीं। जरूरी नहीं है कि उसको सरकार द्वारा ही नियुक्त किया जाए। कई बार होता है सरकार के अंडर में जो लोग होते हैं उनको इतनी अथॉरिटी होती है कि वो किसी को भी अपने अंडर में अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये उस पॉइंट को क्लियर करता है। नेक्स्ट हमारा एवरी पर्सन हु इज़ इन एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सिचुएशन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, whatever legal defect there may be in his right to hold that situation, is a public servant. प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किया हुआ है, जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किए हुए, चाहे उस ओहदे को धारण करने के लिए उसके अधिकार में कैसी ही विधिक त्रुटि हो। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर देता है इस चीज़ को कि विधिक त्रुटि हो उस लोक सेवक के अधिकार में, ठीक है, वो फिर भी पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक धोखे से कोई गवर्नमेंट जॉब लेते हैं, वो ऐसी सिचुएशन होती है और वो उस ओहदे में रहते हुए कार्य को करते हैं, तो वो जो कार्य कर रहे हैं उससे लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं, पब्लिक इफ़ेक्ट हो रही है, तो वो ये माना जाएगा कि वो कार्य आपके पब्लिक सर्वेंट ने किया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इलेक्शन मीन्स, एंड ये इलेक्शन के मीनिंग को डिफाइन करता है, एक्सप्लेनेशन है इसका। इलेक्शन मीन्स एन इलेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ सेलेक्टिंग मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव, म्यूनिसिपल और अदर पब्लिक अथॉरिटी ऑफ वट एवर कैरेक्टर, द मेथड ऑफ सेलेक्शन to which is by or under any law for the time being in force. निर्वाचन से किसी विधायी जैसे कोई विधायी है या नगर पालिका या अन्य लोक प्राधिकारी के सदस्य का चयन करना निर्वाचन में काउंट होगा। इलेक्शन में के प्रयोजन के लिए कोई निर्वाचन अभिप्रेत है, चाहे वह कैसे ही स्वरूप का हो, वो कैसे भी स्वरूप का हो सकता है, जिसके लिए चयन करने की पद्धति तत्सम प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन है। यानी चयन करने की पद्धति कोई भी हो सकती है, बट वो विधायी, नगर पालिका या अन्य लोक अधिकारी के सदस्य का चयन होना चाहिए। ओके, हमारा क्लॉज 29 ऑफ सेक्शन 2,
Reason to believe a person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise. विश्वास करने का कारण, कोई व्यक्ति किसी बात का विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात को विश्वास करने का पर्याप्त कारण रखता है, अन्यथा नहीं। तो कोई व्यक्ति किसी बात का विश्वास करने का कारण रखता है, यह तभी माना जाएगा कि वो रीज़न टू बिलीव में है जब वह उस बात को विश्वास करने का पर्याप्त कारण, यानी पर्याप्त कारण होना चाहिए कि हाँ हम क्यों विश्वास कर रहे हैं, उसके लिए पर्याप्त कारण आपके पास होना चाहिए। ओके, सफिशिएंट कॉज आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज़ वो रीज़न टू बिलीव में नहीं आएगा। यानी आप किसी चीज़ पे विश्वास कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, व्हाट इज़ द रीज़न, उसके लिए भी रीज़न कोई ऐसा वैसा रीज़न नहीं चलेगा। वहाँ पे आपको सफिशिएंट रीज़न उस मैटर पे होना चाहिए कि हाँ आप इसीलिए विश्वास कर रहे हो। वहाँ पे रीज़न टू बिलीव क्यों आ रहा है आपको, रीज़न टू बिलीव, उसका आपको रीज़न देना पड़ेगा पर्याप्त। अब हम देख लेते हैं क्लॉज 30, स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ मीन्स अ लॉ एप्लीकेबल टू द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। विशेष विधि से वह विधि अभिप्रेत है जो किसी विशिष्ट सब्जेक्ट विषय को लागू होते हैं। ओके, तो सिंपल था। जैसे इसका एग्जांपल दे सकते हैं, अब कोई मुस्लिम लॉ है या हिंदू लॉ है, तो हिंदू लॉ जो है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट यानी हिंदुओं पर ही अप्लीकेबल है, और जो मुस्लिम लॉ है मुस्लिम्स पर एप्लीकेबल है। जैसे कि आप ले सकते हो वुमेन्स से रिलेटेड बहुत सारे लॉज होते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो वो वुमेन से जुड़े हुए वो लॉ, मतलब वो स्पेशल पर्पस से है, क्योंकि वो किसी मेन की बात नहीं करता, वुमेन की बात करता है कि वुमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं क्लॉज 31, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होता है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी मीन्स अ डॉक्यूमेंट विच इज़ purpose to be a document whereby any legal right is created, जहाँ पे लीगल राइट क्रिएट किया जाता है ऐसा डॉक्यूमेंट, या फिर लीगल राइट को एक्सटेंड किया जाता है, एक्सटेंडेड, ट्रांसफर्ड किया जाता है, ट्रांसफर्ड, रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, extinguished or released, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal right. Let's read in Hindi. मूल्यवान प्रतिभूति बोलते हैं हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी को। तो मूल्यवान प्रतिभूति से ऐसा कोई दस्तावेज अभिप्रेत है जो ऐसा दस्तावेज है या होना तात्पर्य है, आप सिंपली यहाँ देखिए, जो ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सर्जित या विस्तृत, अंतरित यानी कि ट्रांसफ़र, निर्बंधित, निर्व्यापित किया जाए या छोड़ा जाए, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकृत यानी कि स्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है। यानी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम लीगल राइट को सर्जित कर रहे हैं, बना रहे हैं, और या फिर उसको बढ़ा रहे हैं। क्लॉज हम कभी कभी बढ़ाते हैं जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, निर्बंधित कर रहे हैं, निर्वापित किया जा रहा है या छोड़ा जा रहा है, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति और उसमें ये कोई स्वीकार कर रहा है। क्या जब हम लीगल राइट क्रिएट कर रहे हैं तो कोई स्वीकार कर रहा है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है, या तो वो उस दायित्व के अधीन है यह स्वीकार कर रहा है, या फिर वो यह स्वीकार कर रहा है कि विधिक अधिकार नहीं रखता। ओके, तो यहाँ पे सिंपली ऐसे डॉक्यूमेंट की बात हो रही है जब
आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, जब कोई दो व्यक्ति है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें कोई व्यक्ति किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, दूसरे को, तो वो उसमें वो सारी चीज़ें मेंशन करेगा कि हाँ ये राइट इसका है। तो यहाँ पे अधिकार सर्जित हो रहा है। या फिर वो किसी को प्रॉपर्टी दे रहा है, जो दे रहा है वो ये मेंशन करेगा कि हाँ या ये अब मेरा इस पर कोई राइट नहीं है, अभी मैं इसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा है। या उसमें वो चेंजेस भी कर सकता है आगे चल के, अगर बीच में कोई बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बिजनेस में भी होते हैं, तो वहाँ पे ये व्यक्ति अपने उस व्यक्ति के प्रति राइट क्रिएट कर रहा है, उसको दे रहा है और अब खुद विड्रॉ कर रहा है क्योंकि वो प्रॉपर्टी बेच रहा है। तो यहाँ पे सिंपल है, या तो कोई व्यक्ति जो बेच रहा है वो अपने अधिकारों को नहीं रख रहा है, यानी कि वो अधिकारों को छोड़ रहा है, दे रहा है किसी और को, तो वो अधिकार को दायित्व के अधीन आ रहा है, उस प्रॉपर्टी का मालिक वो हो जाएगा, तो उस प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी टैक्सेस है उसकी लायबिलिटी इसकी हो जाएगी। हाँ, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं। मूल्यवान प्रतिभूति में आएगा क्योंकि उसको बेनिफिट मिल रहा है वहाँ पर। यहाँ पे एक बार इसका हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। अ राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज as the effect of this endorsement is to transfer the right to the bill to any person who may become the lawful holder of it. The endorsement is a valuable security. के जो है, सॉरी, ए है या फिर क है, क बोलते हैं हिंदी में, का एक विनिमय पत्र, थोड़ा सा मेरा टंग तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे विनिमय पत्र। हाँ, तो एक विनिमय पत्र की पीठ पर यानी उसके बैक पर अपना नाम लिख देता है। पृष्ठांकन का प्रभाव किसी व्यक्ति को जो उसका विधिक पूर्वक धारक है उस विनिमय पत्र पर का अधिकार अंतरित किया जाना है, इसलिए यह पृष्ठांकन मूल्यवान प्रतिभूति है। तो यहाँ पे उस व्यक्ति के लिए मूल्यवान प्रतिभूति है जो इसका धारक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट बात करता है 32 क्लॉज है, वेसल्स की बात करता है। वेसल्स मीन्स एनीथिंग मेड फॉर द कन्वेंसेस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बीइंग और ऑफ प्रॉपर्टी। लेट्स रीड इन हिंदी। जलयान से कोई चीज़ अभिप्रेत है जो मानव के या संपत्ति के जल द्वारा परिवहन के लिए बनाई गई है। जलयान वेसल्स बोलते हैं हम इसको। कोई भी ऐसी चीज़ जो मानव के या संपत्ति के जल द्वारा परिवहन के लिए बनाई गई है। मानव के या संपत्ति के जल द्वारा परिवहन के लिए बनाई गई है। ओके, तो हम नेक्स्ट इसका देख लेते हैं। जलयान के बाद आता है हमारा वॉलंटरली। 33 क्लॉज है ये सेक्शन 2 का। वॉलंटरली अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन अफेक्ट वॉलंटरली व्हेन ही कॉजेज इट बाय मीन्स वेयर बाय he intended to cause it, or by mean which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it. तो यहाँ पे स्वेच्छा कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था, यानी वो इंटेंटेड था
या उन साधनों द्वारा कार्य करता है जिन साधनों का काम में लाते समय यह जानता था। नॉलेज भी थी उसको, इंटेंशन और नॉलेज। यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है, यानी कि उसको यह रीज़न टू बिलीव था कि उसका कारित होना संभाव्य है। ये जब कोई हम कार्य जानबूझकर अपनी इंटेंशन के साथ, नॉलेज के साथ करते हैं और यह विश्वास के साथ करते हैं कि हाँ उसका कारित होना संभाव्य है, मतलब वो होगा ही होगा, तो वो हमारी वॉलंटरीली जैसे मान लो कोई हम कोई क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं, या फिर कोई जो गाड़ी की रेस होती है वो देखने हम जा रहे हैं, इस तरह के प्लेस पर जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है और हमें पता है कि वहाँ पे क्राउड है, और अगर हम मैच देखने जा रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि मतलब आप जा रहे हो ऐसी जगह जहाँ पे ये सब चीज़ें होती है और आप हाँ नोइंगली जा रहे हो, तो हम ये जानते हैं कि हाँ हम उस जगह जा रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ें होंगी और हम फिर भी जा रहे हैं। अगर एक एग्ज़ाम्पल ले ही लेता हम इसका कि हम क्रिकेट मैच देखने चले गए और वहाँ पे हम पूरा इंजॉय कर रहे हैं फुल्ली, मतलब लेकिन सडनली क्या होता है, एक बॉल आती है और आपको लग जाती है और बॉल से आप हर्ट हो जाते हो, थोड़ा सा आपको चोट लग जाती है। तो वहाँ पे जो है वो वॉलंटरीली कॉज है, वहाँ पे आपकी इच्छा है, आप अपनी इच्छा से गए, आपको पता था ये चीज़ें हो सकती हैं, वहाँ पे आप फिर भी गए, तो ये चीज़ें वॉलंटरीली में आ जाती हैं कि आप जानते हुए, समझते हुए, विश्वास रखते हुए, विद इंटेंशन आप जा रहे हो, तो ये जिम्मेदारी आपकी होगी, आपने किया है वॉलंटरीली कि आप अपनी स्वेच्छा से कार्य कर रहे हो। इलस्ट्रेशन हम इसका देख लेते हैं, शायद और अच्छे से समझ में आ जाए। Sets fire by night to an inhabited our inhabited house in a large town for the purpose of facilitating our robbery, and thus causes the death of a person. Here may not have intended to cause death and may even be sorry that death has been caused by his act, yet if he knew that he was likely to cause death, he has caused death voluntarily. Let's read in Hindi. लूट को सुकर बनाने के लिए, सुकर का मतलब होता है आसान, आसान आप देख लीजिए। लूट को सुकर बनाने के लिए, बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर के एक बसे हुए घर में रात को आग लगाता है। जैसे कि वो लूट को आसान बना सके तो वो आग लगा देता है और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसी बीच व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है वह। यहाँ क्या का आशय भले ही मृत्यु कारित करने का न रहा हो और वह दुखित भी हो कि उसके कार्य से मृत्यु कारित हुआ, चाहे उसको पश्चाताप हो रहा हो, तो भी यदि वह यह जानता था, नॉलेज थे उसको कि संभाव्य है कि वह मृत्यु कारित कर दे, तो उसने स्वेच्छा मृत्यु कारित की है। तो यहाँ पे आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि आपका इंटेंशन नहीं था। इंटेंशन को भी आप एक बार साइड रख दोगे। अगर आप यहाँ पे इंटेंशन तो आपकी यही हो गया, जब आप लूट के लिए, मतलब आपका इंटेंशन नहीं है, जब आप लूट के लिए आग लगा रहे हो तो आपको ये नॉलेज है कि आग लगा रहे हैं तो उससे किसी को नुकसान हो सकता है, क्षति पहुंच सकती है, तो आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि हाँ आपका इरादा नहीं था, आपकी इंटेंशन नहीं थी किसी को भी जान से मारने की, तो आप गिल्टी ठहराए जाओगे उस कार्य के लिए भी जो आपने नहीं किया है, जिसके लिए आपका इंटेंशन नहीं था, किया तो आप भी नहीं।
बट जिसके लिए आपका इंटेंशन नहीं था, बट वो हो गया आपके कार्य से। आप करने जा रहे कुछ और थे और उसी के साथ और भी कुछ दूसरे चीज़ें हो गई, तो आप उसके लिए गिल्टी ठहराए जाओगे। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेक्शन 2 का क्लॉज 32। विल की बात करता है। विल मीन्स एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। तो यहाँ सिंपली ये कह देता है विल का मतलब टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। इसको हिंदी में देख लेते हैं। वसीयत से कोई वसीयती दस्तावेज अभिप्रेत है, यानी कोई भी वसीयत हम बनाते हैं तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा वसीयत कहलाएगा, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट कहलाएगा। इस वर्ड्स को आप ध्यान रखिएगा, ये टीपीए में आपको काम आएंगे टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स, या और भी चीज़ों में काम आएगा। जब सक्सेशन एक्ट पढ़ोगे आप तो चीज़ें समझने के लिए आपको काम आएंगी। 35 क्लॉज देखते हैं। वुमेन की बात करता है। वुमेन मीन्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, किसी भी एज की, किसी भी उम्र की महिला। नारी, जैसे कि हमने पिछले डेफिनेशन में पढ़ा था मेल की डेफिनेशन, तो यहाँ पे 35 कहता है महिला से किसी भी आयु की मानव नारी अभिप्रेत है। वो किसी भी एज की हो सकती है, यहाँ पे सिर्फ महिला की डेफिनेशन दे रहा है। तो हमारे ये सब चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट हमारा है 37 क्लॉज हमारी बात करता है रॉन्गफुल। एक मिनट, व्यूमन की बात है 36। रॉन्गफुल गेन मीन्स एनी, यहाँ रॉन्गफुल गेन की बात करता है। रॉन्गफुल गेन मीन्स गेन बाय अनलॉफुल। रॉन्गफुल गेन का मतलब ही जो अनलॉफुली गेन किया गया है। अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज़ नॉट लीगली इंटाइटल्ड, मतलब जो लीगली इंटाइटल्ड नहीं है। हिंदी में एक बार देख लेते हैं हम इसको। सदोष अभिलाभ से विधि विरुद्ध साधनों द्वारा, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ, मतलब लाभ हो रहा है आपको, है जिसका अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार नहीं है, यानी कि जो प्राप्त कर रहा है इसको वैध रूप से हकदार नहीं है, तो वो सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है, ये कहा जाता है। अगर आप इलीगली कोई चीज़ प्राप्त कर रहे हो, किसी चीज़ का लाभ प्राप्त कर रहे हो, तो वो अभिलाभ जो है आपको वैध रूप से आप उसके हकदार नहीं हो, तो ये सदोष अभिलाभ कहलाता है। और हम नेक्स्ट 38 देख लेते हैं। रॉन्गफुली, यहाँ पे गेनिंग रॉन्गफुली की बात करते हैं। यहाँ लॉस की बात हो रही थी, यहाँ गेन की बात हो रही है। तो 38 हमारी गेन की बात करता है। सदोष अभिलाभ, तो सॉरी सदोष हानि। सदोष अभिलाभ हमने पढ़ लिया। सदोष हानि से विधि विरुद्ध साधनों द्वारा, यहाँ पे भी सेम लैंग्वेज अप्लाई हो रहा है। विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसकी हानि उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार हो, यानी कि कोई व्यक्ति है जो प्रॉपर्टी का वाकई में हकदार है वैध रूप से, तो हम उसको सदोष हानि मानेंगे। जो कोई हानि उठा रहा है तो ये माना जाएगा कि उसके साथ रॉन्गफुली गेन हो, सॉरी वेट सॉरी, मैंने इसको पढ़ दिया, ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये फिर से रिपीट हो रहा है यहाँ पे। रॉन्ग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड, हमने 36 पढ़ लिया यहाँ पे सदोष अभिलाभ। 37 सदोष हानि से विधि विरुद्ध साधनों द्वारा इस संपत्ति की हानि जिसका हानि उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार है, तो यहाँ पे ठीक है। फिर हम 38 देख लेते हैं अपना। गेनिंग रॉन्गफुली एंड लॉसिंग रॉन्गफुली, यहाँ पे दोनों की ही बात की गई है, लॉस और 38 में लॉस और गेन की। अ पर्सन इज सेड टू गेन wrongfully when such person retain wrongfully as well as when such person requires wrongfully. A person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property, as well as when such person is wrongfully
डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी एंड। तो यहाँ पे हम हिंदी में एक बार देख लेते हैं। सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना, इसका हम मीनिंग देखेंगे। यहाँ पे कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ, यहाँ पे अभिलाभ की बात हो रही है, प्राप्त करता है या तब कहा जाता है जब वह व्यक्ति सदोष रखता है, और तब भी जब वह सदोष अर्जन करता है। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति जो है सदोष अभिलाभ प्राप्त कर रहा है, गेनिंग रॉन्गफुली, यह तब कहा जाता है जब कोई व्यक्ति सदोष रखता है, यानी कि सदोष का मतलब होता है रॉन्गफुली, तो रॉन्गफुली रखता है और तब भी वह सदोष अर्जन करता है। तो वो जो अर्जन कर रहा है, सदोष अर्जन यानी कि रॉन्गफुली अर्जन कर रहा है, कोई भी चीज़ प्राप्त कर रहा है जिसका उसे लाभ हो रहा है, रॉन्गफुली हो रहा है, गलत तरीके से हो रहा है, जो जिसका हकदार वो नहीं था वो उसको फिर भी प्राप्त कर रहा है, तो ये सदोष अर्जन कहलाएगा उस व्यक्ति के लिए। कोई व्यक्ति जो सदोष हानि उठाता है, वह सदोष हानि की बात हो रही है। कोई व्यक्ति जो सदोष हानि उठा रहा है, जिसके साथ हानि हो रही है, रॉन्गफुली हो रही है, गलत तरीके से हो रही है, जिसके साथ गलत हो रहा है, वाकई में गलत नहीं होना चाहिए था बट उसको हानि हो रही है, तब यह तब कहा जाता है जब उसे किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है, और तब भी जब उसे किसी संपत्ति से सदोष वंचित किया जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति का राइट है किसी प्रॉपर्टी में रहने का, और आप उसको नहीं रहने देते हो, अलग रखते हो, उसके साथ सदोष, तो उसके साथ ही सदोष हानि हो रही है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्लॉज 39, फिर उसके बाद हमारे डेफिनेशन क्लॉज फिनिश हो जाएंगे। तो हमारा क्लॉज 39 है, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस संहिता बट डिफाइंड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 shall have the meanings respectively assigned to them in that act and संहिता। तो यानी जैसे किसी चीज़ का मीनिंग इसमें नहीं दिया गया है इस संहिता में, तो उसका मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है हमारा, IT एक्ट बोलते हैं उसको, 2000 का है, उससे हम उसका मीनिंग निकालेंगे, या फिर BNSS से, जो कि हमारा पहले CRPC हुआ करता था। हिंदी में एक बार देख लेते हैं हमारा, उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त है और इस संहिता में परिभाषित नहीं है, किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का 46 में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो क्रमशः उस अधिनियम या संहिता में, यानी कि जो उस अधिनियम या संहिता में उनके हैं। ठीक है, हमारा ये डेफिनेशन क्लॉज आज समाप्त होता है, कंप्लीट होता है। हमने डेफिनेशन क्लॉज को डिस्कस कर लिया है आज की वीडियो में, और हम जो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाह रही हूँ। तो हम सेक्शन 3 को आगे से स्टार्ट करेंगे, एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे हम सेक्शन 3 से। यहाँ पे हम जर्नल एक्सप्लेनेशन की बात करता है, हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं कितना कवर हो पाता है आगे के उसमें लेक्चर्स में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर टुडे एंड बाय बाय।